गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ओके, आप सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं? कुछ हैं और ओके, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहता है जब इंटेलेक्चुअल्स के साथ बात की जाती है और हम ये देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और उसके बारे में जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का वो कैसे सोचता है। जिन लोगों ने रिसर्च की है, जो लोग अपनी लाइफ को डेडिकेट करने वाले हैं आने वाले टाइम में सोसाइटी के लिए। क्योंकि मैं जब पढ़ता था, जो अभी अभी डॉक्टर साहब ने एक बात बोली है कि हिटलर पोएट बनना चाहता था, वो नहीं बना तो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ या मैं आपसे एक सवाल करूँ, जो आप अभी कर रहे हो, आपको यही करना है या यही करना था, ये आपने कब सोचा था? मतलब कभी लाइफ में ऐसा सोचा था कि आप ये करने वाले हो जो आप अभी कर रहे हो? क्योंकि इसका मैं जवाब जब ढूंढता हूँ तो मुझे इसका जवाब समाज में मिलता है। करीब करीब 99.9% केसेस में जवाब ये मिलता है कि जो हम अभी कर रहे हैं ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर साहब अभी प्रोफेसर हैं, ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे, इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा जब ये लाइफ की जर्नी जब शुरू की थी। और ये हर बच्चे के साथ हो रहा है, आपके साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। अब ये मानकर चल रहे हैं हम कि यदि ये 99.9% उन लोगों की हालत है जो आज अपने आप को ग्रोन अप कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, समाज में एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, अगर ये उनकी हालत है, तो जब ये अपनी ज़िंदगी के डिसीजन ठीक नहीं ले पाए, तो क्या ये अपने बच्चों के या अगली जनरेशन के डिसीजंस ठीक ले पाएंगे? या जो ये सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए था और वो कर नहीं पा रहे किसी मजबूरीवश, तो क्या वो अपने बच्चों को आज़ाद ख्याल दे पाएंगे? सोचिए, दे पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, एंड आई होप यू ऑल्सो अग्री विथ मी। अर्थात मेरी चिंता एकदम सही है आपके बीच आकर के फिर से दोबारा से मैं वेरीफाई होता हूं कि आने वाली जनरेशन पूरे अंधेरे में है, और इतना घनघोर अंधेरा है आपके वक्त में और मेरे वक्त में, फिर भी इंसानों की जरूरत थी। अब वो लोग जो इस पूरे गेम प्लान को चला रहे हैं, जिसकी बदौलत ये सारा कुछ हो रहा है, वो लोग तो ये साबित करने पर लगे हैं कि इंसानों की जरूरत ही नहीं है और इंसान फालतू हैं और ओवर पॉपुलेटेड है। कल ही की बात है, कल एक मतलब प्रो किसी गवर्नमेंट का आदमी मुझे बोल रहा है कि इतने हो गए, ठीक तो है। मैंने जब ये जो डॉक्टर साहब ने शुरू में बात बोला इस कोविड को लेके, कोविड वैक्सीन को लेके, जब मैंने अपने फैक्ट्स वो रखे कि अब तो जो मैं उस वक्त अकेला बोल रहा था, अब तो पूरा मीडिया बोल रहा है, अब तो पूरा सिस्टम बोल रहा है। अब तो कम से कम सवाल पूछ लो किसी से कि हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कोई तो जिम्मेदार होगा ना। आपके लिए वो 1 लाख में एक आदमी हो सकता है जो टपकेगा अचानक से, खाना खाते खाते, चलते चलते, या ब्रेन हैमरेज हो जाए, या उसकी बॉडी खराब हो जाए, एलर्जी हो जाए। और आप आसपास अपनी महिलाओं को, लेडीज को देखिए, पीरियड्स में कितनी इरेगुलरिटीज, बुरा हाल हो रखा है। आपकी तरफ से वो एक साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई ना उस परिवार की। तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल बंदा अकाउंटेड होना चाहिए, बट देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एट ऑल। तो उन लोगों को ये पता है। तो जब मैंने उससे पूछा, जब मैंने उसे कहा कि अब तो कम से कम पूछ लो यार किसी से, देन ही सेड, ठीक तो है बलहारा जी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी है, कुछ निपट जाएंगे। मैंने कहा तुम सचमुच इस बात पे यकीन करते हो? उसने कहा हाँ हाँ बताओ, इसमें ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन। मैं कहा तुम सचमुच देशभक्त हो और तुम दुनिया का भला चाहते हो, तो सबसे पहले अपने परिवार को ख़त्म करके आओ, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि जो तुम्हारी सोच है, अगर तुम सचमुच इस पॉपुलेशन को प्रॉब्लम मान रहे हो, तो तुम भी तो इसी पॉपुलेशन का हिस्सा हो ना। तुम क्यों नहीं मतलब निपट लेते पहले, या अपने परिवार को क्यों नहीं निपटा देते पहले? एंड देन वो थोड़ा ऑफेंड हो गया मेरे से। आमतौर पे हो जाते हैं, मतलब
17 में मैं पहला सबक सीखा था। मतलब उससे पहले मुझे पता नहीं था कि मैं जिस कॉलेज में गया, मैं इधर रोहतक के झज्जर के कॉलेज में चला गया और वहाँ जा कर के मैंने सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। तो प्रिंसिपल मैम बोलती है मेरे जाने के बाद, पहले तो वो जैसे प्रोफेसर साहब अभी तारीफ़ कर रहे थे कि बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और फिर जाते टाइम यार ये तो बड़ा निकम्मा आदमी है, हमें ही गाली दे गया। बिकॉज सिस्टम में तो यही लोग बैठे हैं ना। अगर मैं सिस्टम को क्रिटिसाइज करूंगा तो मैं अल्टीमेटली इन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। एंड वी बोथ अग्री कि किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो बड़ी पीढ़ी होने के नाते हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो हम ये, अच्छा, जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि कुछ गलत है, तब तक हम किसी को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बना सकते। और जब तक हम रिस्पॉन्सिबल से खुद नहीं लेते, तब तक हम बदलने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सो इफ वी वांट सम चेंज, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि गलत क्या है, फिर देखना होगा इसके रीजंस क्या हैं, फिर देखना होगा इसका जिम्मेदार कौन है, क्या ये ठीक किया जा सकता है, किया जा सकता है तो ठीक कैसे करेंगे, और जब ये सारी चीजें पता लग जाए तो फिर कौन, कि अगर अब नहीं तो कब, और अगर मैं नहीं तो कौन। मतलब फिर हम यहां आएंगे। तो पहले, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि गलत क्या है। सबसे पहली गलती तो एक ही है, आप पीएचडी तक पहुंच गए हो। मुझे पूरा यकीन है जो बंदा पीएचडी तक पहुंच गया है वो बगावत करना तो भूल गया है। क्योंकि हमारे यहां पढ़ाई में ऊपर जाने का क्राइटेरिया आपकी गर्दन और कमर झुकाने से होकर गुजरता है। आप अगर अपने टीचर के सामने खुलकर के बोल देते हो, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, 3-4 साल मैंने यहाँ लगाए हैं, तो मैं जब अपने प्रोफेसर से, वो प्रोफेसर सुन रहे होंगे मेरी वीडियो तो फिर बोलेंगे कि ये हटता नहीं है, मैं जब माइक पे खड़ा होकर के अपने प्रोफेसर्स को बोल दिया करता था एनुअल फंक्शन में कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के आप 35 साल से 25 साल से पढ़ा रहे हो, आप टीचर्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अपने 25 साल के करियर में, और पंजाब यूनिवर्सिटी इंडिया की नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। मैं उस यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर के मैं ये कह रहा हूं कि अगर 25 साल के अपने एजुकेशन करियर में आप एक टीचर ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन ला सके, मतलब हम कैसे प्रोफेसर्स हैं, कैसे टीचर्स बना रहे हैं। मुझे इस प्रोसीजर पे डाउट है। बिकॉज आप जैसे पढ़ रहे थे मैं भी वैसे पढ़ रहा हूं, और मेरा बच्चा भी वैसे ही पढ़ रहा है। उस वक्त मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर था, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ आया 2012 में। मैंने देखा कि ये जॉब जो है ये गुलामी के अलावा कुछ नहीं है, एंड आई एम नॉट बॉर्न टू बी अ स्लेव बेसिकली, तो मैं छोड़ देता हूँ। मुझे अपने इस रिसर्च को बताना है। मैंने इस पे काम किया था 10 साल, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2000 से लेकर के और 2010-11 तक। मैंने एक प्रोसीजर पे काम किया, और इंडिया का मैं पहला आदमी हूँ जिसने इस पे काम किया है कि हम 3 साल की उम्र से किसी भी इंसान को, मतलब कोई भी है, आप हैं, आपसे बड़े हैं, कोई भी है, आप हैं, कोई भी, हम किसी भी पर्सन के ब्रेन को पिन पॉइंट एग्जैक्टली क्वांटिफाई करके बता सकते हैं कि इस बच्चे को परमात्मा ने ये चीजें दी हैं। तो इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस यहां है कि ये आदमी बोलने के लिए पैदा किया है, ये बोलता रहेगा तब तक हेल्दी और खुश रहेगा। ये चुप रहने के लिए पैदा किया, इसको बोलने को कहोगे तो ये बीमार हो जाएगा। ये दौड़ने के लिए पैदा किया, ये चुप रहने के लिए, ये बैठने के लिए पैदा किया है। ये हाथ के काम करने के लिए पैदा किया, ये पैर के काम करने के लिए पैदा किया, ये बोझा ढोने के लिए पैदा किया, ये दौड़ने के लिए पैदा किया, सॉरी दौड़ना तो हो गया था, ये लिखने के लिए पैदा किया है, ये कविता के लिए पैदा किया है, ये संगीत के लिए पैदा किया है, ये नृत्य के लिए पैदा किया है, ये खेलने के लिए पैदा किया है, ये वकील बहुत बढ़िया है, ये क्रिमिनल बहुत बढ़िया है, ये आर्टिस्ट, ये फाइन आर्ट का जबरदस्त हुआ है, ये डिजाइनर बहुत गजब का है। मतलब एनीथिंग, जो भी इस दुनिया के अंदर काम है, उस काम को करने के लिए कोई स्किल सेट चाहिए। तो आपके पास भी कोई स्किल सेट तो पक्का है। देखो कमाल क्या है, मैं जब माँ बाप को बताता हूँ और जब मैं बात करने के लिए जाता हूँ तो मैं कहता हूँ आपके घर में एक स्टोर रूम होता है, सबके घर में होता है। उस स्टोर रूम में आमतौर पे हम लोग वो चीज़ें डाल देते हैं जिनका फिलहाल में यूज़ नहीं हो रहा होता, और हमें उम्मीद हो रही होती है कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर उसका यूज़ हो जाए, तो हम वहाँ रख देते हैं। उसमें लोहा भी पड़ा है, लकड़ी भी पड़ी है, पेपर भी पड़े हैं, कई बार रद्दी भी डाल देते हैं, हम वहाँ सब कुछ डाल देते हैं। हमें उस स्टोर रूम में पड़े
लगभग लगभग हर सामान के बारे में मालूम है कि इस सामान का क्या यूज हो सकता है फ्यूचर में, मालूम है। हमें केवल अपने बच्चे का नहीं पता उसका क्या इस्तेमाल करना है। बाकी घर में पड़ी बाहर पड़ी हर चीज का पता है, या अपना नहीं पता कि हमारा क्या इस्तेमाल है समाज में, मैं कैसे लायक हूं। मतलब आप लोग जो है ना, अभी जब आपको डिग्री मिल जाएगी तो आप डिग्री उठा के घूमोगे, मतलब कि कोई हमको रख लो यार, कोई हमको रख लो, अल्लाह के नाम पे हमें नौकरी दे दो, ठीक है। मतलब आप ऐसे ही करते हैं ना, जुगाड़ भिड़ाते हैं, सेटिंग करते हैं, वहाँ कोई जानकार मिल जाए, किसी तरह से पहले कॉन्ट्रैक्ट पे फंस जाएं, बाद में देखेंगे रेगुलर तो हो जाएगी। लाइक इस तरह की बातें हम लोग करते होते हैं कि किसी तरह एक बार बस सिस्टम में घुस जाएं, लाइक दैट। हमें लगता है जैसे सिस्टम में घुसने से हमारी जिंदगी बस अब हो गया, हमारे को जो करना था जिंदगी में, बस सिस्टम में घुसने के लिए हम आए थे, हम घुस गए, अब जिंदगी पूरी। फिर पता लगता है वो सिस्टम में घुस के भी परेशान है। मतलब मैं साधु संतों से मिलता हूँ, खूब सारे लोगों से, मैं समाज के किसी तबके को नहीं छोड़ता हूँ, तो मैं उनके पास जा कर के बात करता हूँ। तो अब क्योंकि अपने पास ये स्किल है, किसी के साथ 5-4 घंटे बिता लेते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि थॉट प्रोसेस किधर को जा रहा है। तो मैं उस साधु संतों को बिठा करके बोल देता हूँ, मैं कि किस लिए आए थे इस धंधे में, अब तो धंधा ही आजकल तो मैं बोलता हूँ किस लिए आए थे आप इस प्रोफेशन में। एंड दे सेड के जैसे कि हम पीस के लिए, अध्यात्म के लिए और उसके लिए, लेकिन हो तो फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी तो खराब यहाँ तुम्हारी भी हुई पड़ी है, जैसा वहाँ उधर किसी मजदूर की हुई पड़ी है, किसी टीचर की हुई पड़ी है, ये तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि तुम अभी इस चीज़ के लिए शायद तैयार नहीं थे, जल्दी कर दी तुमने, या जिस चीज़ को तैयार करके आना चाहिए था वो नहीं आया। हर आदमी का अध्यात्म भी अलग है। फिर हम बात करते हैं कि भाई हमारी सोसाइटी के अंदर अगर बात की जाए तो आप देखोगे बड़ी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर पे इंस्टीट्यूट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री पे इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारे करनाल में तो एक NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। रिसर्च वहाँ एक प्रोफेसर मिल गए मुझे, तो मैं बात कर रहा था, बोला अपनी, मैंने कहा क्या क्या करते हैं आप लोग इधर, तो जैसे चर्चा चलती है, बोलते हम लोग काफ़ी सारा रिसर्च प्रोग्राम चलाते हैं। मैं कहा रिसर्च में क्या क्या करते हो? बोले हम ना नई नई ब्रीड तैयार करते हैं। तो मैंने कहा नई ब्रीड का मतलब क्या है? बोले उन्नत, मतलब डेवलप्ड ब्रीड, जैसे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं डेवलप्ड बीज, सीड, विकसित सीड। मैंने कहा मतलब अच्छे सीड? बोला हाँ। देखिए मैं बात करूंगा जितनी लॉजिकल करूंगा, तो मैं प्रोफेसर मेरे से मतलब अक्सर ये होता है कि वो ऑफेंड हो जाते हैं, बिकॉज मेरा क्वेश्चन, मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तब भी हो जाते थे, क्लासरूम में बैठा बैठा मैं टीचर से पूछ रहा हूं तो टीचर गेट आउट ऑफ द क्लास, ये मतलब मेरा सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शब्द है मेरे को पढ़ते टाइम, स्कूल में भी कॉलेज में भी, गेट आउट ऑफ द क्लास। मैं बाहर ही रहा, मैंने सरेंडर नहीं किया, मतलब मैंने कहा फेल हो जाएंगे, एग्जाम छोड़ देंगे, मुझे ये तुम्हारे ये वाली डिग्रियां नहीं चाहिए। कौन सी डिग्री है जो पैसे देकर नहीं मिलती है बताओ भाई? तो मतलब मैं डिग्री के लिए कॉलेज में नहीं आ रहा हूँ, ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है, PhD की चाहिए, बोलो कौन सी चाहिए, और सबकी बराबर वैल्यू है, ऐसा तो कोई सीन नहीं है, आपकी जुगाड़ है तो जिधर मर्जी सेट हो जाओ। तो इसलिए मुझे क्लैरिटी थी, तो मैं उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो कि आप डेवलप्ड बीज बनाते हो, यानी कि विकसित और बेहतर बीज आप कब बना पाओगे? जब आप उससे ज्यादा नॉलेज रखते हो जिसने वो पहले वाला बीज बनाया है। जो ओरिजिनल बीज हैं, शुरुआत के बिल्कुल ओरिजिनल, जो इंडिजीनियस बीज जिनको हम सीड्स कहते हैं, वो तो आपने नहीं बनाए, वो तो नेचर ने बनाए, कुदरत ने बनाए, इंसान ने तो नहीं बनाए। वो कुदरत ने इंडिजीनियस बीज बनाए हैं, यानी वो जो इंटेलिजेंट बीइंग है जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, कोई नेचर कह देता है, कोई परमात्मा कह देते हैं, इसका मतलब आपके पास उससे ज्यादा नॉलेज होगी, उस सीड के बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको मालूम होगी, देन एंड ओनली देन आप उससे अच्छा बीज बना सकते हो। अदरवाइज फिर आप ये मत कहो कि आप उससे बेहतर बीज बना रहे हो, आप ये कह सकते हो कि आप बीजों में बदलाव करते हो। उससे बेहतर बनाने की गुंजाइश इंसान में एटलीस्ट अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आपको पहले वो बनाना पड़ेगा उससे बेहतर बनाने का, तो आपको वो बनाना नहीं आता है, वो आपकी कैपेसिटी से बाहर है। यही काम है NDRI में। तो हमने कहा आप एग्रीकल्चर के या किसानों के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स रन करते हैं? बोले हम उनको एग्रीकल्चर भी सिखाते हैं,
हम उनको पशुपालन भी सिखाते हैं, मछली पालन भी सिखाते हैं, घोड़ा पालन भी सिखाते हैं। मैंने कहा फिर तो कुत्ते पालना भी सिखाते होंगे। हाँ। सूअर पालना? बोला हाँ। अच्छा, इंसान का बच्चा पालना? नहीं, वो नहीं। अच्छा, कहीं है इंस्टीट्यूट्स, आपने सुना कभी? मतलब कुत्ते पालना सिखा रहे हैं, सूअर पालना सिखा रहे हैं, और आदमी का बच्चा कैसे परवरिश करनी है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये मैं दुर्भाग्य मान रहा हूं कि आज हमारे यहां बच्चे की परवरिश पर चर्चा नहीं होती है। फिर देखते हैं कि नीड ऑफ द आवर, क्या आज हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए? बच्चे की परवरिश पर बात करनी चाहिए, क्योंकि यदि मैं अगर चीजों को ठीक करना चाहता हूं तो मुझे पहले चीजों का सही से अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन तो सही से आनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन में मुझे 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी कि आज का बच्चा, आज से 15 साल पहले का बच्चा, और 25 साल पहले का बच्चा, और 35 साल पहले का बच्चा, मतलब 10-10 साल, 15-15 साल का अगर मैं डिफरेंस देके करने लगूं, इनमें एंग्जाइटी बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है। गुस्सा बढ़ा कि कम हुआ? अपराध बढ़ा कि कम हुआ? डिप्रेशन बढ़ा कि कम हुआ? रिश्ते टूटे कि जुड़े? परिवार जुड़े कि टूटे? क्राइम भी बढ़ा, नशा भी बढ़ा, डिप्रेशन भी बढ़ा, बीमारियां भी बढ़ी, परिवार में प्रेम प्यार की भी कमी आई, सारी चीजें अनसर्टेनिटी की तरफ चली गई। इसका मतलब देयर वाज समथिंग रॉन्ग। और ये ओवर द टाइम यहां तक आए। अब हम यहां तक आ गए हैं, और बिकॉज आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हो तो मैं बड़ा अच्छे से आपको ये बता सकता हूं कि ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है और किसी ने अगर कुछ नहीं किया तो ये और नीचे जाएगा। इसका मतलब परिवार और सिंगल होंगे, इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, इसका मतलब आगे हम हर आदमी बीमार होगा, और अभी एक एक बीमारी है, आने वाले टाइम में 4-4 बीमारियां होंगी। हम ये मानकर चलते हैं कि अपराध अभी सिर्फ एक है तो एक एक आदमी 3-3, 4-4 जगह अपराध कर रहा होगा, और पूरी तरह से बुरा हाल होगा अगर हम इसी को ऐसे ही होने देते हैं। तो मैं इसको इस तरह से समझ रहा हूं कि अगर कभी चलते चलते, जैसे यहां आने के लिए मैं उस गलत रास्ते चला गया, तो मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया, क्योंकि मुझे जब फील हुआ कि मैं गलत रास्ते आ गया तो मैंने गाड़ी रोक ली। पहले पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं रास्ता गलत तो नहीं है, अगर रास्ता गलत है तो यू टर्न लेके आ जाएंगे। तो इसी तरह से अगर सोसाइटी के अंदर बच्चों की परवरिश, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का करियर सिलेक्शन अगर सही नहीं है तो अभी रुक जाते हैं, एक बार बैठकर चर्चा कर लेते हैं, एक बार बैठकर देख लेते हैं, और फिर ठीक रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मंजिल तो फाइनल किसी की नहीं है, पर रास्ता तो तय हम कर सकते हैं ना। जो मैंने आपको शुरू में बात कही थी कि यदि हम आपसे बड़ी पीढ़ी, मैंने अभी अभी जिक्र किया आज से 35 साल पहले के बच्चे का भी, 25 साल पहले के, 15 साल और आज के बच्चे का, तो जब हालात खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब है हमसे जो भी जिस भी सिचुएशन पे बच्चा है उससे बड़े वाली पीढ़ी ठीक से बिहेव नहीं कर रही है, तभी अगली पीढ़ी को दिक्कत आ रही है ना। अगर बड़ी पीढ़ी उस चीज को संभालने के लिए तैयार हो जाए और कोई जिम्मेदारी ले ले तो दिक्कत कम आएगी। तो हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उससे बड़ी पीढ़ी खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है। यानी आज अगर बच्चा, मान लो उस बच्चा केयर नहीं कर, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक मदर की कॉल आई, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूं तो काउंसलिंग के लिए कॉल आती है कि मेरा बच्चा स्क्रीन का बहुत आदी हो गया है। तो मैंने कहा क्या क्या है स्क्रीन में, आपके घर में स्क्रीन में क्या क्या है? उनके घर में 2-2 लैपटॉप भी हैं, उनके घर में हर कमरे में एलईडी भी लगा है, और घर के हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन भी है। तो अगर ये चीज़ नहीं है तो ये नहीं है तो ये, और टैब भी है, टैबलेट होता है आईपैड टाइप का, वो सब भी है उनके पास। तो मैंने कहा सबसे पहले ये कब देखना चालू किया इसने? फर्स्ट टाइम, पहली बार इसने मांगा था कि आपने दिया था। यानी कि अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली बार बच्चे ने मांगा नहीं था, पहली बार आपने ही दिया था। तो आपने दिया, ये खरीद कर नहीं लाया, इसने डिमांड नहीं किया, आप घर में ले आए। अब आपको
अब आप कह रहे हो कि अब ये इतना वायलेंट हो जाता है यदि इसके आगे से स्क्रीन हटा ली जाए तो। अब ये 10-10 घंटे, क्योंकि मेरे कुछ सेमिनार्स के कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैं ये बताता हूँ कि जैसे आप लोग भी सारे के सबके पास स्मार्टफोन है, तो आप सब लोग भी गेम खेलते होंगे ऑब्वियसली। तो जब आप गेम खेलते हैं, शुरू में आप सोचते हैं 10 मिनट का टाइम है, खाली टाइम में खेल लेते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो 10 से 15 मिनट हो जाती है, थोड़े टाइम के बाद वो आधा घंटा हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद वो फिर जितना टाइम फ्री मिलता है हम उसी काम पे लग जाते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जैसे दिमाग ना डाउन सा हो गया है और कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा होता है, इस तरह की हालत आ जाती है। उस वक्त हमारे अंदर एक अजीब किस्म का चिड़चिड़ापन आ जाता है। किसी का टेक्स्ट आया हो तो उसको रिप्लाई करने का भी मन नहीं करता है, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, भूख भी लगनी बंद हो जाती है, एंड ऐसा लगता है जैसे कुछ वाइड सा है, कुछ खालीपन सा है, और क्या भरेगा, फोन भर नहीं पा रहा है अब उसको। मतलब एक टाइम पे फोन उस खालीपन को भरना, शुरू में फोन खालीपन को भरता है, बाद में वही खालीपन की वजह बन रहा है। तो अब ये ये तो हम बड़ों के साथ हो रहा है क्योंकि हम इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। छोटा बच्चा तो इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, छोटा बच्चा तो इसको नहीं देख पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब वो छोटा बच्चा जो शुरू में 5 मिनट के लिए वीडियो गेम देख रहा होता है या कुछ भी देख रहा होता है, कोई भी कार्टून है या कुछ भी काम कर रहा है, वो जो डोपामिन का रिलीज है वो उतना नहीं हो पाता है अगले 5 मिनट में। फिर उसे 10 मिनट चाहिए, फिर उसे वो 25 मिनट चाहिए, फिर उसे वो आधा घंटा चाहिए, और फिर वो होना बंद हो जाता है, फिर उससे नहीं होता है। जैसे बहुत सालों के बाद आप किसी से मिलते हो तो जो फीलिंग है मिलके एकदम अच्छा लगता है, अब वो थोड़ी देर रहे तो और अच्छा लगता है, टाइम बिताएं, फिर वो चेपी हो जाए तो लाइक दैट, फिर लगता है जाएगा कब यार, और काम भी करने हैं, अभी इसके साथ थोड़ी बैठे रहेंगे। लाइक वो काम तब उस टैबलेट के साथ हो जाता है कि तब वो दुखी करना चालू कर देता है, बजाय इसके कि वो उसे कुछ डोपामिन दे रहा हो। तो वो मदर जब मुझे कह रही है, मैंने कहा देखो मोबाइल दिया आपने था, लाकर आपने दिया, स्टेक होल्डर आप हो, रिस्पॉन्सिबल आप हो, ठीक भी आपको ही करना पड़ेगा, और तो कोई नहीं कर सकता। तो जी हम क्या करें? मैंने कहा आप यूज करना बंद कर दो। कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है जो इसके बिना नहीं हो सकता है, और यदि कोई ऐसा काम है जो इसके बिना नहीं हो पा रहा है तो आपका काम है अपने बच्चे को बचाने के लिए वो रास्ता ढूंढना कि इसके बिना हो जाए। आपको पेमेंट ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है क्योंकि बैंक में अब आपको एम्प्लॉय पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करता है, वो आपको कैश नहीं दे रहा है। इसका मतलब देयर इज समथिंग हिडन एजेंडा कि अब वो आपका कैश कहां गायब हो गया, आप ही का कैश था, अब वो गायब कैसे हो गया? अगर इस हिडन एजेंडा को हम नहीं समझेंगे तो इसका मतलब है कि आपको मोबाइल का आदी बना दिया जाएगा। जब आपको मोबाइल पर लगे हुए आपका बच्चा देखेगा तो वो भी हर हाल में आपके पास आएगा, क्योंकि अगर आप बच्चे की नेचर को ध्यान से देखेंगे तो बच्चे की स्पेशलिटी ये है कि जो माँ बाप कर रहे हैं वो वही करना चाहता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, उसकी मदर किचन में मान लो आटा गूंद रही है, वो कोशिश करेगा कि मैं भी यही काम करूं। वो कुछ भी कर रही है, मतलब वो कपड़े धो रही हैं तो वो चाहेगा मैं भी धोऊं, मुझे भी छोटा सा दे दो। अगर मजदूर का बच्चा देखोगे आप, अगर वो सामान ढो रहा है तो वो छोटी सी चीज लेकर के ढोएगा, मतलब थोड़ा सा ढोएगा। किसान के बच्चे को देखोगे आप, वो वही करना चाहता है जो उसके पेरेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां से उसे अप्रूवल मिलती है उसके होने की कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। तो यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो फिर आपको इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा और इसके ऊपर डिटेल में सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब पेरेंट के सामने समस्या हो गई कि हम इसको कैसे छुड़ाएं, और छुड़ाने का कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा चले आप आइए, मैं आपको बताता हूं कि इसका रीजन क्या है। आप में से कोई ऐसा है, मैं जस्ट एक फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा हूं आपसे, और इससे मैं कुछ कंक्लूड करके आपके सामने रखूंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि एक्चुअली हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम जिस पर्पज से इस इंस्टीट्यूशन में आते हैं, मेरा ये मानना है कि इस इंस्टीट्यूशन का पर्पस होना चाहिए हमको जिंदगी के लिए तैयार करना, मतलब ऐसी जिंदगी के लिए तैयार करना जिसमें हम अपने लिए करने लायक भी हों,
अपने परिवार के लिए करने लायक भी हों, मतलब हम खुद तो कमाते हों अपने लिए, तो साथ में हम अपनी फैमिली को भी भरण पोषण कर सकें, और साथ में हम समाज में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। बेसिकली पर्पस तो यही रहता है ना हमारा। आइए कैसे, मतलब पर्पस है हमारा कि कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकें। अब अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में नहीं है, तो इसका मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम किसी ना किसी तरह से फेल हो गया अपने पर्पस को मतलब फुलफिल करने में। क्यों जी? जैसे आज का टॉपिक है काउंसलिंग इन एजुकेशन, कि इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि किस एज में काउंसलिंग होनी चाहिए और काउंसलिंग किस टाइप की होनी चाहिए। मतलब आपकी जो काउंसलिंग अगर आपने कभी करी होगी, जैसे एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है, वो तो खाली नंबर देख कर आपका एडमिशन हो जाता है, वो तो कोई काउंसलिंग नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी काउंसलिंग जो है, जैसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो वहाँ काउंसलिंग ऐसा फील होता है जैसे कोई बीमारी है इसलिए काउंसलिंग करवानी पड़ती है, जैसे कि कोई डिप्रेशन में है उसकी काउंसलिंग करवाओ। तीसरा काउंसलिंग का टाइप है कि अगर आपका बच्चा 10th क्लास में मतलब अभी इतने मार्क्स आए हैं और अभी उसको एडमिशन लेना है, तो उसको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, इसको हम काउंसलिंग कहते हैं कि कम से कम सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाए। बट इन तीनों चारों जगह पर लाइफ के लिए तो कहीं पर भी बात नहीं हो रही है, जिंदगी के लिए तो कहीं बात हो नहीं रही है कि हमको कैसी जिंदगी लीड करनी चाहिए। और मैं ऐसा सोच रहा हूं तो इसका रीजन क्या है? अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रोफेसर्स जो है वो मुझे जो डायलॉग बोला करते थे सबसे ज्यादा, वो था गेट आउट ऑफ द क्लास। अब मुझे बताइए, आप में से कौन ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि उसका प्रोफेसर उसे क्लास से बाहर निकाल दे? ऑब्वियसली मैं भी नहीं सोचता हूँ ऐसा तो, पर ऐसी कौन सी चीज है जो मैं रोक नहीं पा रहा हूं, जो निकल ही रही है? वो तो हिटलर की निकल जाती ना वो, तो वो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। तो मेरी भी अगर निकलती नहीं ना, अभी तो मैं निकाल रहा हूं, अभी तो मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूं सारी, अगर मैं ये नहीं निकालता ना तो हो सकता है हम भी वही करें। लेकिन तो वो जो सवाल है वो आपके बारे में कुछ खास बात बता रहा है कि अगर आपका सवाल सामने वाले को ऑफेंड कर रहा है, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई मतलब है। हमारे सवाल पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना। एक आधा तो बच्चा आपको टीचर से, प्रोफेसर से बात करते हुए ऐसे दिखाई देगा जैसे कितना पोलाइटली बोलता है, देख वहां जाकर कैसा हो जाता है। एक होता है सीधा आंख में आंख डाल के पूछता है, जैसे ऐसा लगता है टीचर को भी कि ये अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों बिहेवियर का कोई ना कोई मतलब है, और अगर हमने इस मतलब से अपने काम की चीज निकालना सीख लिया तो हम अपनी जिंदगी के लिए तैयार होना शुरू हो सकते हैं। फिर ऐसा लग सकता है जैसे मुझे लगा कि अपनी ज़िंदगी के मतलब 25-30 साल इंस्टीट्यूशंस में घूम घाम के एक दिन रियलाइज हुआ कि मैं तो वेस्ट कर रहा था अपना टाइम। इट वॉज द टोटल वेस्टेज ऑफ माई लाइफ। फिर मैंने इसको प्रैक्टिकल किया अपने बच्चे पर। मैं पब्लिक को ये बताया करता था, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ तो मुझे पढ़ाना भी आता है, तो मैथ, साइंस और ये सब सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ा लेता हूँ मैं, अच्छे से पढ़ा लेता हूँ। और ऐसे पढ़ा लेता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स की गारंटी होती है। पहली गारंटी ये होती है कि मैं कभी भी एवरेज और अबव एवरेज बच्चे को नहीं पढ़ाता, मैं उसको लेता हूँ जो फेलियर होता है, जिसको कहते हैं इसके बस का कुछ नहीं है। और जो एक सेशन मेरे पास लगा लेता है वो ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं पढ़ता फिर, और फिर उसका कोई एक मार्क भी नहीं काट सकता। 100 में से 100 लेता है, 100 में से 100 नंबर काट के तो दिखाओ। तुम कहाँ से काटोगे? अगर बात समझ में ही आ गई है तो आपको हर लूप होल के बीच में से निकलना आता है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढना आ गया। सोल्यूशन ढूंढना सिखाना है, हम लोग सोल्यूशन ढूंढ के दे देते हैं, ये लो ये करना है। अब मैं टीचर्स को, अपने साथ के कोलीग्स को समझाया करता था कि जो पढ़ाई है ना, वो 10वीं क्लास तक की पढ़ाई अगर बच्चे को ठीक से लिखना, पढ़ना और समझना आता है, और बेसिक ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन है बेसिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर ये 4 ऑपरेशन आते हैं और लिखना और पढ़ना अच्छे से आता है, स्पीड से आता है, तो 10th तक का जो सिलेबस है, टोटल सिलेबस,
वो मुश्किल से 6 महीने का है टोटल, पहली क्लास से लेके 10वीं तक का। तो उसके ऊपर बच्चे के 10 साल, 10 छोड़ो, वो पहले 3 भी तो है, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी, 13 साल क्यों बर्बाद किए जाते हैं? दिस वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर मी। ये मैंने तब उठाया था क्वेश्चन 2005 में। एंड देन सभी का ये जवाब होता था, तुम्हारे बच्चे होंगे तब पता लगेगा, तुम देखना, ये सब बकवास करने से बात नहीं बनती। अब कोई और पेरेंट, क्योंकि उस वक्त हम भी स्टूडेंट्स जैसे दिखते थे, अभी भी दिखते ऐसे ही हैं, ज़्यादा नहीं दिखते, लेकिन अभी कोई बता नहीं सकता कि 45 प्लस हो गए हम लोग, 45 क्रॉस कर लिए। लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही सुक्कड़ से होते थे, तो कोई यकीन नहीं करता था। बट फिर जब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसके लंग्स डेवलप नहीं थे, प्री मैच्योर डिलीवरी था वो। तो डॉक्टर्स ने कहा ये बड़ा होकर के पढ़ाई पढ़ोई नहीं कर पाएगा, मतलब इसका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। मैंने कहा वो तो चल देख लेंगे हम लोग। 7 साल की उम्र में मेरे बेटे ने 10th क्लास तक का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री विद 95% स्कोर कर दिया था। आप गूगल पे सर्च करेंगे वंडर किड ऑफ इंडिया तो वो मिलेगा। लोगों ने कहा ये तो आपका बच्चा था इसलिए कर दिया, क्योंकि तुम भी इंटेलिजेंट थे, ये भी इंटेलिजेंट, बस दोनों बस हो गया। मैं यार अब ये कौन सी बात हुई? तब मैंने अपने दोस्तों के बच्चों पे काम करना शुरू किया। जब मैंने दोस्तों के बच्चों पे काम किया, कुछ दोस्त अपने बच्चों पर ऑलरेडी वैसे ही काम कर रहे थे। फिर काफ़ी सारे बच्चे उस टाइम पे टीवी पे एक बार आए थे 2013 में, 14 में, जब खूब टीवी पे आए। जब उन्होंने कहा कि नहीं यही बच्चे ऐसे थे, फिर हमने एक चैलेंज प्रोग्राम दिया 2015 में, इधर ही ट्राई सिटी के लिए। मैं 38 में मेरा ऑफिस था, और चैलेंज प्रोग्राम का थीम था डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम, फ्रॉम लोएस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। उसमें हमने स्कूल से मांगे एक स्कूल से एक बच्चा, अपने स्कूल का सबसे कमजोर बच्चा हमको दो, एंड हमें लेटेस्ट चेक कि हम उसको किस तरह से लेके जा सकते हैं। क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि मैं हर दिमाग के दरवाजे और खिड़कियां जानता हूं। मुझे मालूम है कि इस दिमाग में कौन सी चीज कैसे जाएगी और कैसे निकलेगी। तो मैं पेरेंट्स से लिखवा के लेता हूं कि आपको इस सेशन के बाद कैसा बच्चा चाहिए बता दो, मतलब कैसा सोचता हो, कैसे बोलता हो, किस तरह से हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। सेशन जब खत्म हुआ तो 18 बच्चों ने कंप्लीट किया था। 18 के 18 बच्चे अपने अपने स्कूल्स के टॉपर्स थे, टॉपर्स ही रहे हमेशा ही। मतलब वो तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था, मैंने कहा देखो आप जिनको सबसे कमजोर कहते हो, अगर ये भी 100 में से 100 ले लेते हैं तो इसका मतलब सारे ले सकते हैं। जब सारे 100 में से 100 ले लेते हैं, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अभी तो आपने क्राइटेरिया बना रखा है, अभी तो आपने क्राइटेरिया के नाम पे बच्चों का शोषण कंटिन्यूअसली आप कर रहे हो। क्या आपको मालूम है कितनी सीटें हैं टोटल ग्रेजुएशन की इंडिया में? नहीं मालूम है? रिसर्चर हो यार, ढूंढ के रखना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए कि आपका जो शोषण है वो योजनाबद्ध है, प्लान्ड है। करीब करीब 50 लाख बच्चा 12वीं पास करता है हर साल, करीब करीब 50 लाख। ठीक है, ग्रेजुएशन की कितनी सीटें टोटल? आर्ट्स भी आ गई उसमें, साइंस भी आ गई, इंजीनियरिंग भी आ गई, मेडिकल भी आ गई, सब आ गई। टोटल जितनी बी जिनके आगे लगता है वो सारी आ गई। टोटल कितनी सीटें पूरे इंडिया में? नॉट मोर देन 4 लाख। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज होगा तो अब नए खुल जाएंगे तो और थोड़े बहुत बढ़ा लो, यानी कि 10% से कम। इसका मतलब आपके नंबर चाहे 100 हो, चाहे 99 हो, चाहे 98 हो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सिर्फ और सिर्फ 4 लाख सीटें हैं, तो क्या 4 लाख से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो सकता है? नहीं हो सकता ना? क्यों जी? इसका मतलब यह हुआ कि 50 लाख में से कुछ तो पढ़ना ही नहीं चाहेंगे आगे, उसको हम छोड़ देते हैं। बट जिन बच्चों को एडमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सीटें कम थी, वो बाकी का 46 लाख बच्चे के ऊपर तो लेबल यही लगेगा ना, या तो ये लगेगा कि मैं नहीं पढ़ता, या ये लगेगा कि ये पढ़ के राजी नहीं है, या ये लगेगा कि इसके बस का नहीं है। क्यों जी? ये चलो अभी इसको आगे ले लेते हैं। 4 लाख बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स की कितनी सीटें हैं टोटल?
मालूम है? पूरे इंडिया में करीब करीब 40,000 सीट्स हैं, तो 4 लाख से सीधा 10% आ गया, यानी 90% बच्चों पे फिर फेलियर का ठप्पा लगना है कि तुम्हारा मास्टर्स में एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे नंबर कम थे। सीट ही 10% है ओनली, तो 90% के ऊपर तो ठप्पा लगना तय है कि तुम फेलियर हो। चलो 40 कितनी हो गई? 40,000 हो गई। आगे पीएचडी की कितनी सीट है? नॉट मोर देन 4,000, नॉट मोर देन 4,000, यानी 40,000 से 10% आगे कितना? 4,000। कहां से चले थे? 50 लाख से। 50 लाख से चले थे 12वीं में, और बच्चे अगर सारे पढ़ना चाहते हो तो आपकी तरह ऐसे सेमिनार हॉल में बैठने की कैपेसिटी, गुंजाइश पूरे इंडिया के अंदर मात्र 4,000 बच्चों की है। वो ऐसा कह रहे हैं जिसने भी ये पूरा सिस्टम बनाया है। और कमाल की बात क्या है मालूम है? सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि ये जो 4,000 लोग पीएचडी तक पहुंचे हैं ना, जेआरएफ क्लियर करके, नेट क्लियर करके, और उधर से मास्टर्स का पेपर क्लियर करके, और फिर उधर से भी नंबर लेकर के, इनमें से एक भी पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। क्योंकि आ ही नहीं सकता, पढ़ने वाला बच्चा किसी कंपटीशन में पास ही नहीं कर सकता। अपने पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में टॉप कौन करेगा? जिसका हाजमा इतना खराब है कि जो गया है वही उल्टी कर सकता है। नहीं, बिल्कुल सही। मेमोरी बेस्ड ओनली, मेमोरी बेस्ड, मतलब आपको याद होना चाहिए, समझ में आए ना आए भाड़ में जाओ, एजुकेशन से कुछ नहीं। ये वो क्वेश्चन आपने किया हुआ है जो एग्जाम में आना है तो आप पास हो, बात खत्म। आपको बाकी पूरे चैप्टर में से कुछ ना आता हो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना? मतलब आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम इस बात पे पूरे अच्छे से फोकस करके रखा हुआ है कि एक भी समझ वाला आदमी उस पोजीशन पर ना पहुंच जाए जहां डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है। जैसे मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था, आप में से कोई ऐसा है जो खाना खाने से पहले, यानी कि जब किसी, मान लो रुकते रुकते किसी रेस्टोरेंट पे रुकना है या किसी ढाबे पे रुकना है, सबसे पहले उधर का एम्बियंस देखता हो कि कितना चमक रहा है, और फिर खाने की शक्ल देखता हो? है कोई ऐसा? हाथ खड़ा करके बताइए, ऐसे आधा करो। 1 2 3 4 5 लोग, ये लोग हैं। देखो बाकी का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहाँ रुकते हो, कैसा खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, शक्ल कैसी है वो दिक्कत नहीं। बाकी के लोग फोकस कर रहे हैं टेस्ट के ऊपर, आपने फोकस किया शक्ल के ऊपर, ठीक है? यानी कि उस दिखने में कैसा है, कहने का मतलब इसको हम शक्ल इन द सेंस हम ये कहेंगे कि दिखने में कैसा है, इस चीज के ऊपर हमारा फोकस है। अब मैं आपकी खासियत बताता हूं। जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया था, अगर वो सच में ऐसे हैं जिनको ये सारे के सारे ओवर थिंकर्स हैं, बता देना भाई नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। ये जब सोचना चालू करते हैं तो जरूरत से ज्यादा लंबी खींचते हैं, इतना सोच जाते हैं कि पता नहीं, मतलब इनके घर वाले अगर थोड़े से समझदार हो तो कहें क्या क्या सोचता रहता है यार तुम। ठीक है? अभी सिर्फ यही लोगों की बात कर रहा हूं मैं, बाकी पे नहीं हो जाएगा ये। इसका मतलब, इसका कोई खास मतलब है इसका? अच्छा, इन्हीं लोगों को आप आसानी से शॉपिंग नहीं करा सकते, मतलब जो चला जाएगा उसके लिए सजा हो गई समझो, इनके साथ जो चला गया, ठीक है? चांसेस आर देयर कि इनको कंप्लेंट करना अच्छा लगता हो, ठीक है? अच्छा, चांसेस आर देयर कि इनको रंग बहुत पसंद हो, मतलब इनकी जो चॉइस है वो बहुत यूनिक हो। इनको सब शॉपिंग के लिए बोलते हैं मेरे भी ले आ दे यार एक ऐसा ऐसा, मेरे लिए भी तुम ही ले आया करो, इस टाइप की चीजें। अब देखो, और इन लोगों की जो स्कोरिंग है एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 रहेगी, क्योंकि इनका रट्टा बड़ा बढ़िया होता है। अगर रट्टा मारते हैं भाई, ये रट्टे पे ही चलते हैं, बाकी इनका कोई चक्कर नहीं है। इनका पूरी लाइफ रट्टे पे चलती है, ठीक है? अब अगर मान लीजिए, अब ये बच्चे कौन हैं, इनकी खासियत क्या है? पढ़ा हुआ, पढ़ने के बारे में इनके
इनका एक डायलॉग हो सकता है, मतलब कई बार ऐसा होता है आदमी बोलता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है। तो मैं वो नहीं कह रहा हूं जो आप बोलते हो, ये तो मैंने अभी तक जो बातें कही तो आप बिल्कुल सामने विजिबल थी। कुछ चीजें ऐसी जो यहां चलती हैं, मैं वो बता रहा हूं अभी। इन लोगों के दिमाग में कोई भी एग्जाम आता है, एग्जाम से पहले एक अजीब से किस्म का डर चालू हो जाता है कि हाय क्या होगा, एग्जाम है। हाँ, और एग्जाम से पहले इनका मन हमेशा ये कह रहा होता है पढ़ा लो जितना मर्जी, पेपर नहीं होने चाहिए भाई। Am I right? होता है ना ऐसा? मतलब अब सोचो आप कि मुझे इतना सारा कैसे मालूम है। इसका मतलब है मुझे यह भी मालूम है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, मुझे यह भी मालूम है कि आप बच्चों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा, मुझे यह भी मालूम है कि कोई भी चीज़ आपके सामने रख दी जाएगी आप उसको कैसे सोचोगे, कैसे देखोगे। मुझे यह भी मालूम है कोई भी चीज़ आपको याद कैसे होगी, कितनी याद रहेगी, कितना रिटेन कर पाओगे और आप बेस्ट क्या कर सकते हो। अगर मुझे यह मालूम है तो आपको क्यों नहीं मालूम है? अभी मैंने तो आपसे कोई बात नहीं करी, मैंने तो आपसे बारे में कुछ पूछा नहीं। ये मैंने सिर्फ एक चीज से, एक बिहेवियर के एक एंगल से मैंने आपके बारे में इतनी सारी चीजें डिराइव कर दी। सोचो अगर मैं आपकी हर एक्टिविटी से, मतलब आदमी के चलने के ढंग से भी बता सकते हैं कि ये क्या आदमी है, हर चीज से आपका डायलॉग जो है ना, आप में से कोई ऐसा है जब कोई टीचर या कोई और आदमी उसे बताता है कुछ भी, या उसके माँ बाप उसे कुछ कहते हैं कि ये काम ऐसे करना है, उसके दिमाग में सवाल आता हो ऐसा क्यों, ऐसे भी तो हो सकता है। कौन कौन है? अच्छा आप देखो, इसका मतलब ये हो गया कि या तो सामने वाला बात करेगा या तो आप चिढ़ जाओगे या सामने वाला। होता है इरिटेशन सामने वाले को, ऐसा हो जाता है कभी कभी। आपने भी खड़ा किया था हाथ। अगर आप खुलकर बोल दोगे, देखो अपने इमोशंस को या अपनी बातचीत को दबा कर रखोगे बात अलग है, खुलकर बोल दोगे तो सामने वाला ऑफेंड होगा ही होगा, या हम रहेंगे कि यार, मतलब हमें ऐसा भी लगेगा कि किस लेवल की बात कर रहा है ये आदमी। होता है। फेवरेट खिलौना बंदूक काफी पसंद है ना? तेज दौड़ने वाली कारें भी, पता नहीं, बंदूक है खाली। ठीक, आप में से और किसी की बंदूक है फेवरेट? मेरी है ना? जिन्होंने हाथ खड़ा किया उन्हीं का मिलेगा। है कि नहीं? क्यों है ये? मतलब मैंने सिर्फ एक डायलॉग से बोला है, मैंने सिर्फ एक डायलॉग का मतलब बताया है कि आपको कौन सी चीजें पसंद होंगी। तो मुझे यह भी मालूम है ना कि आपको हैप्पीनेस कहां से आएगी। आप इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में जिन्होंने दूसरे वालों ने हाथ खड़ा किया था ना, इनका तो दम घुटा ही रहेगा पूरी जिंदगी। ये तो हिटलर बन सकते हैं कभी भी। इनका मन भी करता है कि ऐसे कर दो, होता है कि क्या यार ये, इन चीजों से कैसे निकले जाए। क्योंकि आप सारे के सारे स्कॉलर्स हो और अगली पीढ़ी में हम कुछ, मैं मतलब अगली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाह रहा हूं, तो इन सारी बातों से मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था कि क्लास के अगर हर बच्चे के बारे में मालूम हो कि हमारे बच्चे के पास कैसा दिमाग है, वो किस तरह के काम करने के लिए बना है, उसकी रियल हैप्पीनेस किधर है, और अगर यही चीज़ उसके माँ बाप को भी पता हो और यही चीज़ उसके टीचर्स को भी पता हो, तीन ही तो फैक्टर है ना, बच्चा, टीचर और पेरेंट। पेरेंट को बता दिया तुम्हारे बच्चे को ये चाहिए ज़िंदगी में, ये इस काम के लिए पैदा हुआ है, इसको ये दे दो, बात खत्म। इसके ये पूरी ज़िंदगी समाज के लिए हेल्दी एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के देगा और पूरे समाज को बहुत अच्छी चीज़ देगा। उसी से उसकी रोटी चलनी चाहिए बस। मतलब जो फैक्टर है ना, क्या है कि आप इस काम के लिए बने हो और उसी से आपकी रोटी भी चल रही है और आपको इज्जत भी मिल रही है। सारा काम रोटी और इज्जत के लिए हो रहा है ना, या और दूसरा कोई फैक्टर है? आप जो भी करते हो उसमें रिस्पेक्ट हो तो आपकी, अगर मान लीजिए आपकी चपड़ासी की और टीचर की और प्रिंसिपल की इज्जत स्कूल में बराबर होती हो,
तो किसी को प्रिंसिपल बनने की क्यों जल्दी होगी अगर चपड़ासी बन के मजा आ रहा है तो? क्यों जी? क्योंकि जितना कुछ पैसा हम कमा रहे हैं, गाड़ी हम बड़ी ला रहे हैं, अच्छे ड्रेस पहन रहे हैं, वो सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, बेसिकली एक्सेप्टेंस हो हमारी, हम एक्सेप्ट किए जाएं। वो जो स्वीकार्यता है, यदि वो चीज हमारे टीचर्स और पेरेंट्स और में आ जाए तो बच्चे को जिंदगी के लिए और समाज के लिए और देश के लिए तैयार किया जा सकता है। क्यों जी? फिर चाहे जितने मर्जी एमएससी करना चाहते हो, जितने मर्जी ग्रेजुएशन करना चाहते हो, मतलब पढ़ाई के बेसिस पर जब आपका जीवन यापन उन्होंने जोड़ दिया तो फिर वो लोग पढ़ने लग गए जो पढ़ने के लिए नहीं बने थे। समझे ना? क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा तो वो होगा जब पढ़ेगा, ही विल क्वेश्चन एवरीथिंग। और आज के टाइम पर सक्सेस किनको मिलेगी? जिनको क्वेश्चन करना आता ही ना हो। क्यों नहीं? होना चाहिए हर वो बंदा, क्योंकि जहां भी गलत देखेगा, अगर स्कूल में पढ़ते हुए उस बच्चे का जो सवाल उठा रहा है, अथॉरिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वहां तो भाषण में तो कह रहे थे ऐसा होना चाहिए और यहां तुम खुद ऐसा कर रहे हो। जब बच्चा ऐसे बोलने लग जाएगा तो अथॉरिटी सोचेगी ये तो गड़बड़ हो गई भाई, बोलना और करना बराबर होना चाहिए। वहां से वो बच्चा लूप होल्स बताएगा समाज के, क्योंकि बच्चा बताएगा समाज के लूप होल्स। मैं थोड़ी बताऊंगा अपने लूप होल, मुझे कोई ऐसा बंदा बताएगा जिसमें कोई लूप होल ना हो। और इस धरती पर अगर कोई क्रिएचर ऐसी है, अगर हम में से किसी एज में जो सबसे ज्यादा प्योर है, तो वो बच्चा है। जब पैदा हुआ, जो बिल्कुल 100% प्योरेस्ट फॉर्म में है, उसके बाद आते आते हम ही करप्ट करते हैं ना। नहीं बेटा गुड बॉय, बैड बॉय, ये गुड, ये अच्छा, ऐसे गुलाम बनना अच्छा होता है, जो कह दिया बैठ जाओ तो बैठे रहो तो अच्छा बच्चा है, अगर दौड़ने लग जाएगा तो बुरा हो जाएगा, सवाल पूछेगा, बोलेगा, थोड़ा जिद करेगा तो बुरा हो जाएगा, नहीं तो अच्छा बच्चा हुआ है जो आराम से बैठा है, मतलब जैसे नशे में पड़ा। और अच्छा सिटीजन भी आजकल वही है जो चालान कटते चुपचाप भर दे बस। क्यों जी? ऑनलाइन घर आ गया था, चाहे जो मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप भर दिया, अच्छे सिटीजन, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, सवाल नहीं उठा सकते। पुलिस वाले करप्शन कर रहे हैं, गलत पूरा सिस्टम है, उस पर सवाल नहीं करना आपको, बस आपको लॉ अबाइडिंग रहना है, वो जो मर्जी करें। उधर से देखो, अगर पेरेंटिंग वैसी होगी जहां गुलाम बनाना है, टीचिंग वैसी होगी जहां गुलाम बनाना है और बोलने नहीं देना है और सोचने नहीं देना है, और अथॉरिटी पे कौन पहुंचे? अब आप ही लोग पीएचडी तक पहुंचे हो जो पढ़ने के लिए नहीं बने थे, तो जब आप करोगे ना, वो काम करने के लिए बने ही नहीं हो, तो सारी उम्र फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। फ्रस्ट्रेटेड आदमी बच्चों के साथ या बाकी लोगों के साथ फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर करेगा, तो जो अथॉरिटीज हैं, जो हायर अथॉरिटीज ही फ्रस्ट्रेटेड है, नीचे पूरी सोसाइटी फ्रस्ट्रेटेड जाएगी। क्यों जी? यही हो रहा है। एंड आई थिंक वी मस्ट रीथिंक। हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ने वाला आदमी है, जो रियल पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, वो कभी 70%, 75% से ऊपर स्कोर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एज इट इज नहीं लिख सकता, वो एज इट इज नहीं बोल सकता, वो एज इट इज आपने टीचर ने जो मतलब बताया है वो वही मतलब नहीं कहेगा, वो कहेगा इसका अल्टरनेट मतलब भी हो सकता है, इसका अलग तरीका भी हो सकता है, ये काम ऐसे नहीं, इससे बेटर भी किया जा सकता है। मेरे साथ हुआ ऐसा, यहीं पे कॉलेज में, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं सामने, मैंने बोल दिया, मैंने कहा इससे अच्छे तरीके से हो सकता है सर। अब उस प्रोफेसर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, जो सुनेंगे तो पहचान जाएंगे कि मेरी बात कर रहे हैं। आपको तो पता। तो मैंने स्टैंड अप, मैं सबसे आगे लाइन पे बैठा था, मैंने खड़ा हो गया, हाँ जी। उनको नहीं पता था कि मैं उनको जानता हूँ पुराने टाइम से, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो यहाँ पीएचडी कर रहे थे उन दिनों में, तो हम साथ में घूमते थे, मैं बच्चे था उन दिनों। तो क्या पढ़ा आपने, मतलब क्वालिफिकेशन क्या? मैं कहा सर देखो, क्वालिफिकेशन का कोई रोल नहीं है, जिस क्लास में मैं बैठा हूँ इस क्लास के लिए मैं एलिजिबल हूँ और इसी की बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक पे मुझे इससे अच्छा आता है तो मैं इस पे बोल रहा हूँ सिर्फ खाली। काफ़ी अच्छी हुई थी। मैंने कहा देखो मैंने उनको लास्ट लाइन ये बोल दी थी, सारी नहीं बताता, ज़्यादा खतरनाक है। मैंने लास्ट लाइन ये बोलती थी कि मैंने पीएचडी अपने गाइड के सिलेंडर ढोकर नहीं पूरी करी।
उन्होंने उसने ढो रखे हैं, मैं उसको देखता होता था। अब उसने पीएचडी ही अगर बच्चों को स्कूल ला ले जाने में और सिलेंडर ढो के अगर करी है, और वो प्रोफेसर बना बैठा है इस यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या तो मतलब पढ़ाएंगे और क्या वो रिस्पेक्ट देंगे और क्या रिस्पेक्ट लेंगे, बताओ। हैं? जिनके पास ये स्किल है उनको डिग्रियां मिलेंगी, उन्हीं को वही फॉर्म भर पाएंगे, उन्हीं की एलिजिबिलिटी डिक्लेयर होगी। तो आई डोंट थिंक हम कैसी जनरेशन आगे बनाएंगे, क्योंकि हम फिर आगे जाकर अपनी जनरेशन अगले अपने बच्चों को क्या कहेंगे, बेटा एडजस्ट करना ही पड़ता है, एक कॉम्प्रोमाइज में चलता है, कुछ तो एडजस्ट करो। कुछ तो क्या, आप तो कुछ भी अपनी मर्जी से करने नहीं देते हो। आप देखो, आप पूरी जिंदगी आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाए हो तो बता दो। कुछ भी, जितनी जिंदगी आज तक की हो गई है सारी गुलाम वाली रही। मैंने कोशिश करी अपने बच्चे को देने की, उसको स्कूल भेजता था तो बोलता था पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा हूं, सिर्फ दोस्त बनाने के लिए भेज रहा हूं, पढ़ना टारगेट मत लियो, और पढ़ के नंबर तो बिल्कुल भी लेने की कोशिश मत करियो। जिस दिन उसकी डेट शीट डिक्लेयर होती थी, हम उसको पहाड़ों में घूमने ले जाता था, मैं उसे डिक्लेयर होते ही मैंने कहा पढ़ने नहीं दूंगा। अब अगर तेरे को पढ़ना है, अगर तुझे मार्क्स लेने हैं तो शीट डिक्लेयर होने से पहले पढ़ ले जितना पढ़ना है, डिक्लेयर होने के बाद एक भी अक्षर नहीं पढ़ने दूंगा। जितने नंबर आएंगे बिना पढ़े आने चाहिए, वही तुम्हारे जेन्युइन नंबर है। स्कूल के टीचर्स की हमेशा शिकायत रहती, पढ़ता नहीं है, हाथ नहीं लगाता, कोई असाइनमेंट पूरी नहीं करता। मैंने कहा अगर ये पढ़ता नहीं है तो इसका मतलब आपको पढ़ाना नहीं आता है, मेरे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बोलता था। ये जब कोविड वाला हुआ तभी मैंने उसको स्कूल भेजा था, हॉस्टल भेजा था। मैंने कहा था वो ज़बरदस्ती करेंगे टीचर्स, भगवान मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती मास्क लगवाए और ज़बरदस्ती कोई इंजेक्शन लगाने की बात करे तो वहीं से ईंट उठा के मार दियो सिर में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ बाकी। कि ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा रहे थे, ये नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री रहे। और कोई, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस सिस्टम में अगर तुम्हें जगह मिली तो इसका मतलब तुम गुलाम हो, सिर्फ गुलामों को जगह मिलेगी। हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें इंसान आज़ाद हो सके बेसिकली। अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉड व्यू में और शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि, और ये प्रयास अगर समझदार लोग सोसाइटी के करने लगे, चलो खुद आज़ाद अभी नहीं हो पा रहे हैं, खुद हम अपनी सोच इतने डेवलप, क्योंकि खुद हम कैपेबल अभी नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर अब हम क्या करें। हाँ, आप जो उन लोगों ने सेकंड टाइम हाथ खड़ा किया था ना, मैं उन लोगों के लिए एक सजेशन दे रहा हूं, कुछ भी ऐसा ढूंढ लो, कुछ भी ऐसा जिसको आप एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सको। मतलब जब तक आप अंदर से खाली नहीं होंगे तब तक आपको मतलब कूल फील नहीं होगा। वो खाली फील होने के दो तीन तरीके हैं, या तो आपको कोई संगीत बजाना आता हो, या आपको कोई फाइन आर्ट्स आती हो, या फिर आप कुछ भाषण दे सकते हो, या कुछ लिख सकते हो, और कुछ नहीं है तो डायरी लिख लिया करो बस, खाली आज मैंने ऐसा फील किया। ऐसा फील करते ही यू विल कूल डाउन, फिर निकल जाएगा। अदरवाइज वो अंदर ही अंदर कचरा भरता जाएगा दिमाग के अंदर, और वो बदबू मारने लग जाएगा। सोसाइटी से गुस्सा हो जाएंगे हम मतलब हर कोई दुश्मन दिखने लग जाएगा अदरवाइज, अगर उसे कहीं निकालेंगे नहीं तो। ये मैं सेकंड वालों के लिए बोल रहा हूँ। अब जो फर्स्ट टाइम वाले थे जिन्होंने हैंड रेज किया था, बाकी बच जाएंगे उनके लिए, फिर अभी मैं दूसरा करूंगा। ये जस्ट मैंने इसलिए किया था टू बिल्ड अ रैपो, क्योंकि पूरी बात हम इस सेशन में नहीं कर पाएंगे। ये जस्ट इसलिए कि आपको एक अलग एंगल से सोचने वाला कोई आदमी मिला है जो कि थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा है, किताबी ज्ञान नहीं पेल रहा है, पढ़ के लेके नहीं आया है जिसमें से उसको पॉइंट्स बुलेट वाइज बोलना है, जिसको सचमुच कुछ पता है। तो वो जस्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें एक्चुअल नॉलेज की दिशा में बढ़ना चाहिए, अभी अगली जनरेशन के लिए तो एटलीस्ट कम से कम। तो वो जो पहली बार जिन्होंने हैंड रेस किया था, दे आर वर्ल्ड क्लास डिजाइनर्स बेसिकली। आप देखो अपने कमरे को अभी आप आंख बंद करके पूरा विजुलाइज कर सकते हो, इवन आंख खुले खुले भी विजुलाइज कर सकते हो आपका जो रूम है ना। और अभी मैं आपको कहूं कि अगर इसे आपको रीअरेंज करना हो तो इंटीरियर डिजाइनिंग इतनी बढ़िया है कि आप सारे फ्रेम भी इधर से उधर कहां करने हैं आपको मालूम है, बैठे बैठे मालूम है। यू डोंट नीड एनी ड्राइंग, यू डोंट नीड टू बी प्रेजेंट इन द रूम।
यानी आपकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है, जो मैंने रट्टा बोला ना, वो रट्टा क्यों है कि जब आप याद करते हो तो वो देखते हो ये इतनी लंबी लाइन थी, ये इतनी लंबी स्पेलिंग थी, ये इतनी लंबी थी, ये इसका ये मतलब, इसका ये मतलब साइज से स्पेलिंग याद रहती है आपको बेसिकली। चौथा नंबर वाला पॉइंट क्या था? फोर्थ नहीं याद आएगा तो फिफ्थ नहीं आएगा, है कि नहीं? वो क्या था? मम्मा एक बार बता दो बस, ये वाला बता दो बस, एक बार ये पॉइंट बता, ये पॉइंट बताते ही फिर आगे चालू हो जाए। मीन्स वो जो फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो इसका मतलब आपका जो भी काम जिंदगी में करना हो, आपको आंखों से काम करना चाहिए। आपका जो एक्चुअल जो आपका एनर्जी है वो आंख में, आंख बंद करके आंख खोल के जो भी किया जाए वो उसके लिए बने हो आप। चाहे आप देखो, रास्ते कभी नहीं भूलोगे आप लोग, एक बार देख ली, शक्ल कभी नहीं भूलोगे, रंगों में डिफरेंस देखना हो तो ऐसे ये बता दोगे हम लोगों को दोनों काले दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पता है दोनों से कौन से वाला कौन सा काला है। ये जो 3 काले हैं तो तीनों काले अलग अलग है, ये तो ये आप बता सकते, ये वाला दिमाग बता सकता है। आपके पास वो कैपेसिटी है, तो मतलब आपके पास वो सेंस है बेसिकली। तो इंटीरियर डिजाइनिंग हो, आर्किटेक्चर हो, आपका दूसरी डिजाइनिंग हो, कपड़ों की फैशन की डिजाइनिंग हो, देखो आपको फोटो कितने बढ़िया फोटोग्राफी है आपकी, फोटो इतना कैसा खींचोगे लोग कहेंगे इसको तो इसको खींचना आता है बढ़िया फोटो, इसकी रील बढ़िया बनती है, ये कितना अच्छा फोटो वीडियोग्राफी करती है। मतलब जो आपकी रियल स्किल है उसके तो ऊपर आपने अपना जीवन लगाया ही नहीं। सो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल ऑफ यू, एक तो हम लोग अभी अरे अपनी वो कब की है? 23rd। कहाँ पे रखनी है? पीयू में रखनी है। तो हम तो प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब ये था प्लान कि 23 फरवरी को हम चंडीगढ़ के अंदर अपना एक पेरेंटिंग सेमिनार रखने का सोच रहे हैं बेसिकली, और लो ऑडिटोरियम है ही अपने पास, तो यहीं पे हमारा प्लान ये है, हमने पहले भी रखा था और अब की बार प्लान ये है कि हमारे पास बैठने की जगह ना बचे। तो सीट कितनी चाहिए तो उस हिसाब से देखेंगे। सीट कितनी चाहिए मतलब? 1200 सीट का अपना ऑडिटोरियम है। हाँ तो 1200 भर देंगे। हाँ इतना तो हो जाएगा। 1200-1500 लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, कर ही देंगे आप। बिल्कुल कर सकते सारे लोग। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये पता लगना चाहिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को आज एक ट्रेनिंग मॉड्यूल दूंगा, मतलब एक ट्रेनिंग दूंगा बेसिकली। वो ट्रेनिंग क्या है, पहले मैं ये जो ये मेरा प्रोफेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बताने के मैं पैसे लेता होता था, मतलब अभी भी लेता हूँ, लेकिन स्टूडेंट से और गांव वालों से नहीं लेता हूँ, अमीर लोगों से लेता हूँ, शहरों के अमीर लोग होते हैं उनसे, तो या नौकरी करने वालों से जैसे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने एक मिशन चालू किया है अभी फिलहाल में कि हम पूरा एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें बच्चा उसके टैलेंट के हिसाब से तैयार हो, स्कूल में ही तैयार हो। जब किसी भी बच्चे के 10वीं क्लास तक का सिलेबस मात्र 6 महीने में हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका 1 साल लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगा लो, तो इतना सारा समय उसको स्कूल में गुलाम बनाने पर क्यों लगाया जा रहा है? इस मिशन पर हम निकले हैं अभी फिलहाल, और पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए पहले लोगों की सोच में इस बात का, इस विचार का बीज डालना जरूरी है। सेशन शुरू होने से पहले मैं डॉक्टर साहब से बोल रहा था, वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सोइंग द सीड। बीज जहां एक बार डल जाएगा ना, ये जो बाहर इतने भारी भारी पेड़ आप इस पूरी यूनिवर्सिटी में देख रहे हो ना, ये 50 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले बीज रूप में इतने छोटे छोटे ही रहे होंगे जैसे आज अपना थॉट है। ठीक है, अभी हमने तालकटोरा स्टेडियम में किया, मान लो वहाँ 5-1 हज़ार आदमी इकट्ठा हुआ, तो हम ये मानकर उसमें पूरे भारत से हुआ, तो क्या हम खाली चंडीगढ़ से, मतलब अगर 1200 की कैपेसिटी है तो वहाँ 1500 से ऊपर लोग हमें लाने होंगे ताकि वो पूरा खचाखच भरा हो बेसिकली, ताकि लोगों को ये लगे कि इस विचार पर लोग बात करते हैं। तो ये मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल था, तो मैं अपनी फ्रेंचाइजी को एक ट्रेनिंग दिया करता था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो क्लाइंट या जो आपका पेरेंट आ रहा है अपने बच्चे को लेकर, आप उसके बच्चे की काउंसलिंग कैसे करेंगे। तो आपको भी समझ होनी चाहिए, तभी तो आप आगे समझा पाएंगे। तो पहला तो स्टेप है खुद को समझना, दूसरा स्टेप है अपने आसपास के लोगों को समझना, और तीसरा स्टेप है फिर अपने बच्चों को समझना। और अगर आपको सब समझ आ गया,
खुद भी समझ आ गया ये क्यों हो रहा है, ये भी समझ आ गया ये क्यों कर रहा है, और ये भी समझ आ गया इस बच्चे के लिए हमें क्या करना है और इसको क्या करना है, सोल्यूशन हो गया तीनों का। तो फैमिली के रिलेशंस भी बचेंगे, आपके बच्चे का गलत रास्ते पर जाना भी बचेगा और उसको सही रास्ते पर लाना भी आसान होगा, और हम भी हैप्पी होंगे। सबसे बड़ी बात यह है हमें अपनी हैप्पीनेस का एक रास्ता मिलेगा। क्योंकि मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, जो मैं आपको कह रहा हूं कि जिस काम के लिए आप बने हो, मैं ये कभी नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ के उसके ऊपर लग जाओ मेरी तरह। मैं ये कहता हूं कि आपको जिस काम के लिए बनाए हैं ये पता लगने के बाद एटलीस्ट 1 से 2 घंटा तो अपनी जिंदगी का दे ही सकते हो ना पूरे दिन में। 1 से 2 घंटा उस काम को दे दो तो आप बाकी के 22 घंटे का स्ट्रगल उस 2 घंटे की याद में, जैसे प्रेमी प्रेमिका को मतलब उसको उसका इंतजार करने में पूरा टाइम ऐसे अच्छे से गुजर जाता है ना, कि बड़ा हार्ड होता है लेकिन गुजर ही जाता है। उस पल के लिए, मतलब उस 1 घंटे के लिए हम लंबा सफर भी तय करते हैं, हम वेट भी करते हैं, हम प्लानिंग्स भी करते हैं, वो सारा कुछ होता है ना। तो वो जो मोमेंट है, आपको फिर कहीं पर भी झूठी हैप्पीनेस की खोज बंद हो जाएगी आपकी और हमारी। एक्चुअल हैप्पीनेस वही है जब वो चीज, वो हैप्पीनेस हमारे अंदर फील होती हो, हमारे अंदर वो पीस फील होता हो। आपको जो बोलने वाला आदमी होता है सामने, जो आपके साथ खड़ा है या जो आपके साथ डील कर रहा है, आपको एकदम पता चल जाएगा कि सामने वाला पीस में है कि परेशान है। उसका बिहेवियर बता देगा कि उसको जल्दी लगी है कि मतलब ये आराम से रिलैक्स है। सो हम इसको किस तरह से लेके चलते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल दूंगा आप सभी को। मतलब अभी क्योंकि आप सारे के सारे लर्निंग के मोड में हो और आपका ये फेज़ है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी का 1-2 दिन उसके ऊपर लगा दिया, चाहे आप सैटरडे संडे लगा दो, चाहे आप जब यहाँ खाली बैठे हो तब लगा दो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे, शुरुआत में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, बाद में आप फ्री हो जाएंगे। मतलब पहला बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप एकदम से फ्री हो जाएंगे। फिर मैं आपको वो एक्चुअल चीज़ दूंगा जो फाइनल, जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में आपने अगर थोड़ा टाइम इसके ऊपर लगा दिया तो आप देखेंगे कि आपको अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके अंदर, उसी के अंदर। यानी मैंने आप सब लोगों का, आपके सबके पेरेंट्स का, सबके भाई बहनों का, सबके चाचा ताऊओं का, सबके रिश्तेदारों का, सारे क्लासमेट्स का, सारे टीचर्स का, सबका जिक्र वहां किया हुआ है उसके अंदर। यानी ऐसे जैसे आपको लगेगा जैसे इस व्यक्ति को सब कुछ मालूम है इस आदमी के बारे में, वो सारा कुछ जो वो करते हैं वो मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण 10 साल इसके ऊपर पागलों की तरह लगाए हैं। किसी ने इसके ऊपर नहीं किया था। इसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई किताब नहीं है, प्रैक्टिकल करने वाला मैं पहला आदमी हूँ। तो फर्स्ट हैंड आपके बीच में एक तरह से आया हूँ, ये इस उम्मीद में कि आप अगली जनरेशन को कुछ डिलीवर करने वाली पोजीशन पर बैठे हो, और यहां से अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो और कुछ आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कम से कम आप आने वाले टाइम में अपने बच्चों को बर्बाद करने से रोक दोगे, उसको तो आप कम से कम संभाल लोगे और मेरा पर्पस हल हो जाएगा। क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है कि ना तो टीचर्स को समझ आ रहा है कि सिस्टम से कैसे लड़े, क्योंकि सिस्टम इन्होंने नहीं बनाया है, बने बनाए सिस्टम में इनको बिठाया गया है। ना ही आपको समझ आ रहा है कि सिस्टम से कैसे लड़े, क्योंकि आप भी सिस्टम के नीचे से आए हैं। तो अगर ये सिस्टम हमें समझ नहीं आ रहा, हम इससे लड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम अपना सिस्टम तो बना सकते हैं ना। अपना सिस्टम मतलब हम अपने बच्चे को तो कम से कम बचा सकते हैं। और ऐसे बचाने वाले और इस सोच वाले जब संख्या में ज्यादा हो जाएंगे तो उन बच्चों के लिए अलग अरेंजमेंट्स भी कर लेंगे। भाई 100 माँ बाप मिलकर एक स्कूल नहीं खोल सकते क्या? 500 माँ बाप मिलकर एक स्कूल नहीं खोल सकते अगर वैसी सोच के आ जाए तो ये थॉट प्रोसेस जैसे जैसे समाज में जाएगा, इसकी ज़रूरत जब समाज को महसूस होगी और जब लोगों को लगेगा कि वी नीड टू डू समथिंग, देन व्हाट इज दैट समथिंग, उसका पता आपको इस ट्रेनिंग से चल जाएगा। तो मैं आपको अभी 4:15 हुए हैं, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कि अभी हम यहाँ सेमिनार हॉल में प्रेजेंट हैं और हमें एजुकेशन की ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है ना? तो आपको मैं एजुकेशन की ट्रेनिंग कैसे करनी है उसका फॉर्मेट दे दूंगा, आपको बस जैसे करनी है आप वैसे कर लीजिए,
बेसिक शुरुआत में। मैं आपको बिल्कुल वैसे नहीं कह रहा हूं, उसमें भी बल्कि मैं जैसे कह रहा हूं उसमें भी आपको ही फ्रीडम है सारी की सारी। ऐसा नहीं है कि जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे हम कहें वैसे करो, अभी ये भी कहने लगे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, वैसे नहीं है। जब आप इसको करेंगे आपको एकदम सब क्रिस्टल क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं होगा हम फिर मिलेंगे ही। तो इट इज 9518170000। 951817 1817 1817 0000 0 लगा के सेव करेंगे हम इसमें, और